ये है नॉर्वे, दुनिया का 5वां अमीर देश, जिसकी तकरीबन 25% आबादी मिलियनरी है। दुनिया का 7वां हेल्दी देश और सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक देश। किसी भी देश की खुशहाली नापने के लिए जो भी इंडिकेटर होते हैं, नॉर्वे उन सब में टॉप पर है। लेकिन नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं सदी के आखिर में फेमस इकोनॉमिस्ट थॉमस मैल्थस ने बर्फ से ढके हुए नॉर्वे का दौरा किया। उन्होंने एक ऐसा देश देखा जिसकी कौम थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करके पेट पालती थी। एक ऐसा पहाड़ी देश जिसमें सफ़र तकरीबन नामुमकिन था। कस्बे बहुत दूर दूर और अलग थलग थे। इस देश में 6 महीने सर्दियाँ रहती थीं, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें थीं और मुश्किलों से 2 वक्त की रोटियां पूरी करते थे। थॉमस के नॉर्वे से जाने के कुछ ही साल बाद नॉर्वे के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। नॉर्वे की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह होकर रह गई। पूरे देश में कहर फैल गया और लगता था कि अब यही नॉर्वे का नसीब है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? कैसे नॉर्वे इतना डेवलप और अमीर देश बन गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये हैं दुनिया के वो सारे देश जिनके पास दुनिया की 85% ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन इन सब का टोटल जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 8% है और इनमें से कोई भी देश दुनिया के टॉप 10 अमीर देशों में नहीं आता। दूसरी तरफ नॉर्वे, दुनिया का 13वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में चौथे नंबर पर आता है। तो फिर क्या वजह है कि ये देश इतना ऑयल प्रोड्यूस करने के बाद भी लिविंग स्टैंडर्ड में नॉर्वे के आसपास भी नहीं है? इसकी वजह है वो फिनोमिना जिसे एक्सपर्ट कहते हैं ऑयल कर्स। तेल का मसला है कि ये बिल्कुल लॉटरी जीतने जैसा है। तेल निकलने के रातों रात बाद ही पैसा बरसने लगता है, लेकिन देश के शासक इन पैसों का उपयोग टैक्स कम करने में इस्तेमाल करते हैं। ऑयल इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री पर छाने लगती है। जैसे जैसे देश ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी लोकल करेंसी की मांग बढ़ने लगती है, जिससे देश के लोगों के लिए इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदना आसान हो जाता। एज अ रिजल्ट उस देश की लोकल करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती। जैसे जैसे लोकल कंपनियां बंद होने लगती, देश में बेरोजगारी बढ़ने लगती। पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में आके रह जाता और आम आदमी में गुस्सा बढ़ने लगता और यही गुस्सा ले जाता था प्रोटेस्ट की तरफ। यही हुआ था लीबिया और वेनेजुएला के साथ। लेकिन इसी ऑयल कर्स ने नॉर्वे को इफेक्ट क्यों नहीं किया? स्वीडन से आज़ाद होने के बाद नॉर्वे का मेन रोजगार था मछली पाना और मिनरल्स को दूसरे देशों तक पहुंचाना। सन 1900 के शुरू में ही नॉर्वे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पोर्ट बना चुका था, जिसकी वजह से नॉर्थर्न सी का लगभग 30% सी ट्रेड नॉर्वे कंट्रोल करता था। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो नॉर्वे ने किया वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना, जिसका काम था सियासी ताकत या पैसा किसी एक आदमी या एक पार्टी के हाथ में ना जाए। 1945 से 1970 तक नॉर्वे की जीडीपी थी 3.3%। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स नॉर्वे में था, मगर टैक्स का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट एजुकेशन, लोगों के वेलफेयर और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में खर्च किया। 1965 तक नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट ना होने के बराबर थी। नॉर्वे अब यूरोप के बाकी देशों के बराबर आ चुका था, मगर अभी भी उस लेवल पर नहीं था जिस पर आज है। लेकिन ये सब फाइनली बदलने वाला था। 1959 में फिलिप्स पेट्रोलियम कंपनी ने नॉर्थर्न सी में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स खोज लिए। अगले 10 साल से भी कम टाइम में नॉर्वे की ऑयल प्रोडक्शन दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा हो गई। ऑयल सेक्टर ने हजारों जॉब क्रिएट करना शुरू कर दी। मछली पकड़ने वाले शहर अब पेट्रोलियम पावर हाउसेस बन चुके थे। बिलियंस ऑफ डॉलर आना शुरू हो गई। लेकिन ये तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ भी हुआ था। तो फिर नॉर्वे ने ऐसा क्या अलग किया? नॉर्वे की गवर्नमेंट ऑलरेडी ये बिल पास कर चुकी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी एक पार्टी या आदमी का कंट्रोल नहीं होगा और उससे होने वाली तमाम इनकम सिर्फ लोगों के वेलफेयर पर खर्च होगी। ऑयल से आने वाले तमाम प्रॉफिट इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर खर्च होने लगे। नॉर्वे यूएई और सऊदी अरेबिया की तरह टैक्स कम कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि टैक्स इकट्ठा करके वो वापस लोगों पर लगाता रहा। दूसरा, देश के बाकी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए नॉर्वेजन शासक ने एक पेंशन फंड बनाया, जिसका मकसद था कि नॉर्वे में ऑयल के अलावा बाकी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि नॉर्वे की बाकी लोकल इंडस्ट्री भी फ्लरिश करने लगी। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आने लगी। ऑयल सेक्टर पे से नॉर्वे की डिपेंडेंसी खत्म होती गई।